Assalamu alaikum. My name is Dua Memon with roll number 53. Today's my topic of presentation is interpreting test scores through ordering and ranking. First of all, I have to clear that my roll number is 53. Here is some typing mistake, so please consider it. And I am a student of B.Ed. Second semester section A 1.5 fall category, and our instructor presentator is Mem Shahzeen Lagari, and these are my table of contents of presentation. That is number 1 introduction, second one is ordering test scores, third one is ranking test score, fourth one is benefits of ordering and ranking, fifth one is limitation of ordering and ranking, sixth one is best practices for interpreting test scores, and last but not least is conclusion. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में जो हमारे टेस्ट स्कोर्स हैं उनको हम इंटरप्रेट करेंगे. किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी डेटा होती है जिसको हम एनालाइज करते हैं, तो उसके थ्रू हम फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर उनकी ऑर्डरिंग और रैंकिंग डिसाइड करते हैं. सो टेस्ट स्कोर्स हमें प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की परफॉर्मेंसेस के बारे में, और इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर्स जो हम करते हैं वो एक्यूरेटली क्रूशियल होते हैं किस किस के लिए, एजुकेटर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए. ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऐसे दो कॉमन मेथड्स हैं जो कि हम टेस्ट स्कोर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, उनकी डेटा कलेक्शन से उनका हम उनकी ऑर्डर और रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि हमारे जो कॉमन दो मेथड्स हैं उनमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है ऑर्डरिंग टेस्ट स्कोर्स, उसमें हम क्या करते हैं कि और ordering involves arranging test scores in a specific sequence, for example from highest to lowest. इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे अभी हमारी टेस्ट हुई थी PST JST की, उसमें हमें टॉप टू बॉटम की लिस्ट बना के और उसके लिहाज से हमारी परफॉर्मेंसेस को जज किया गया था. तो इसमें भी जैसे हम देखते हैं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट जो स्कोर्स बन रहे हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, फिर हम उनकी रैंकिंग के पर आ जाते हैं, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं उनकी ऑर्डरिंग पर. ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, एवरेज परफॉर्मेंस एंड दोज हु नीड सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट. कैन बी यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम और कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस ग्रुप्स. ये हम ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप बेहतर है. ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वन आ जाता है रैंकिंग टेस्ट स्कोर्स. इसमें क्या होता है कि हम जो टेस्ट स्कोर्स जो हमारे हाईएस्ट टू लोएस्ट आ गए हैं उनकी बेसिस पर अब हमें इनको रैंक देना है. कौन सा बच्चा A+ ले रहा है, कौन सा A ले रहा है, या कौन सा फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, कौन सा सेकंड पोजीशन ले रहा है, कौन सा थर्ड पोजीशन ले रहा है. तो ये हम रैंकिंग डिसाइड करते हैं इसमें. ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर. फिर ये हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में स्टूडेंट्स को या उन ग्रुप्स को जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. फिर ये जो है कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हैं. फिर बेनिफिट्स आ जाते हैं हमारे पास. इसमें जो है हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की. और नेक्स्ट वन इज़ ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में हमारी हेल्प करता है. और उसके अलावा इन्फॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन एंड रिसोर्सेज एलोकेशन. ठीक है, कहाँ पर हमें उस बच्चे को रखना है, सेम क्लास में रखना है, प्रोमोट करना है, क्या करना है, वो सब हमें बताता है. नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेट्स डेटा गिवन डिसीजन मेकिंग. फिर हमें डिसीजन मेकिंग में भी फैसिलिटेट करता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ ऑर्डरिंग और रैंकिंग की. इसमें क्या होता है कि हम
बेसिकली इस तरह से नहीं कर सकते कि जैसे इसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हो, लेकिन उसका जब टेस्ट हो रहा हो या उसका एग्ज़ाम हो रहा हो और उसमें उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके मार्क्स ग्रेड्स कम आ जाते हैं। तो ये है कि लिमिटेशंस में आ जाते हैं जो कि हमें सडन फेस करने पड़ते हैं। May not account for individual differences or contextual factors, can be influenced by biases in test design or administration, may not capture the full range of student abilities. Student abilities इसमें बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई बच्चा किसी एक एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, दूसरी एक्टिविटी में अच्छा नहीं है, तो उस पर भी वो मार खा जाता है और उस पर भी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स। हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी हमारी प्रैक्टिसेस बेस्ट रहेंगी टेस्ट स्कोर्स को एनालाइज करने में, एग्जामाइन करने में, तो वो हम देखेंगे अभी। कंसीडर मल्टीपल मेजर्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस के मल्टीपल मेजर्स लेते हैं, यूज़ करते हैं ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग इन कंजक्शन विथ एवोल्यूशन मेथड्स। अब हमें दूसरे एवोल्यूशन मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनको प्रमोट करना है, जजमेंट लेनी है, क्या करना है, किस तरह से रैंकिंग उनकी होती है उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर। टेक इनटू अकाउंट contextual factors that may influence test scores, use results to inform instruction and support student growth। फिर उनके हम रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं और सपोर्ट करते हैं वो स्टूडेंट की ग्रोथ में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स थ्रू ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डरिंग और रैंकिंग है उसमें हमारे पास ये एक वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है हमारे पास कि हम जो एनालाइज कर रहे होते हैं, जो एग्जामाइन कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, वो कितना वैल्यूएबल है उस बच्चे के लिए भी, वो आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। अब जब इनके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पता चल जाती हैं तो जो एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट सक्सेस में। थैंक यू।